हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसमें हम आपको इन्वायरमेंटल के वीडियो दिए जाएंगे और इन वीडियोज में आपको बेसिक इन्वायरमेंटल है उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम पीटी 365 के माध्यम से करंट की इन्वायरमेंट है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्री में इन्वायरमेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 18 to 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जुड़े उनसे। उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्री के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उससे आपके चीज़ें समझ में होगी। आप अपने आप का थोड़ा सा मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चूँकि एग्जाम बहुत नज़दीक है इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बेसिक इन्वायरमेंट है उसको आपकी डेवलप करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको। फिर उसके बाद आप करंट की चीज़ें देखेंगे। तो पहले बेसिक समझ लें, फिर करंट की चीज़ें देखें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल के अंतर्गत बेसिक्स को देखते हुए एक सवाल आपने देखा होगा, जैव भू रासायनिक चक्रों से बहुत ज़्यादा है। तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं? पहली बात, जैव रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं इसमें। यानी कि एक तो रसायनों का चक्रण होता है, विभिन्न रूपों के अंतर्गत उनका परिवर्तन होता है और उसमें जैविक कारकों की भी भूमिका रहती है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में उसमें तीनों मंडल, चाहे आप देख सकते हो वायुमंडल भी आ जाएगा, जलमंडल भी आएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, इन तीनों मंडलों का साइकिल उसमें शामिल हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम जैव भू रासायनिक चक्र। और उसी का एग्जाम्पल आगे देखेंगे। एक एग्जाम्पल उसका नाइट्रोजन चक्र। सवाल ऐसे तो नाइट्रोजन चक्र भी होता है, कार्बन चक्र भी होता है, फॉस्फोरस चक्र भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन चक्र से सवाल ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो उसको देखते हैं। पहले कुछ शब्दावली देते हैं। आपने सुना होगा एक तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आपको ये बात पता होती है कि नाइट्रोजन जो N2 के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। जो आपको होता है वायुमंडल का सबसे बड़ा पार्ट है नाइट्रोजन का ही है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें नाइट्रोजन की है, 78% है और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है वो उसको जानवर या पौधे पर्यावरण की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते सीधे, क्योंकि वो नाइट्रोजन अक्रिय वायु में होती है, ठीक है ना। इसलिए उसको डायरेक्ट है वो यूज नहीं कर सकते। इसलिए अन्य कारक है इसको क्या करते हैं, पेड़ पौधों के यूज के लिए इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको, उस नाइट्रोजन को विभिन्न कारक है वो मुख्य रूप से अमोनिया या अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इसमें यूज होने वाले जो जीव होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जीव है राइजोबियम, जो बैक्टीरिया है। राइजोबियम और डाइजोट्रॉप्स। अब ये शक्र को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये होता है जो मुख्य रूप से अमोनिया या अमोनियम का निर्माण करता है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वो उसका यूज अपने रासायनिक यौगिक के रूप में कर लेते हैं, है ना। तो आपने देखोगे राइजोबियम अगर देखें तो पलियों के जो पली होते हैं उनके पादपों की जड़ के पिंडों में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं और वहीं से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उससे क्या होता है अमोनियम के रूप में उसका यूज करके पेड़ पौधे तक पहुँचाते हैं। अभी इसके चक्र में और समझेंगे अच्छे से। इसके बाद नाइट्रीकरण। ये क्या होता है, अमोनिया, जो अमोनिया में आपको पता है अमोनिया की ऑक्सीकरण से नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण होता है। जैसे अमोनिया हो गया, ये तो हो गया कौन सा, अमोनियम, और ये हो गया अमोनिया। इन दोनों का कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट NO3। इसको प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीकरण। और इसको बदलने वाला जो कारक होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोवेक्टर या नाइट्रोसोमनास। ये याद रखना है आपको, कौन बदलता है, तो नाइट्रोसोमनास इसको बदल देता है, ठीक है ना। अब फिर एक चीज़ आती है इसमें, ध्यान रखना, एक तो ये प्रोसेस से होती है नाइट्रीकरण की वजह से बदलती है, और एक चीज़ और है, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट जो बिजली कड़कती है वायुमंडल में, वो डायरेक्ट या तो उसको अमोनिया या अमोनियम में बदल सकती है, या डायरेक्ट वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में भी बदला जा सकता है। अभी चक्र के माध्यम से उसको देखते हैं। और जो ये नाइट्रोजन का रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, ये नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से पेड़ पौधे डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर एक तो नाइट्रीकरण के जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के जो कारक होते हैं ये तोड़ देते हैं। दूसरा
जो बिजली कड़कती है तो वो उनको क्या कर देती है, तोड़ देती है और डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है अमोनिया या अमोनियम या नाइट्रेट या नाइट्राइट में, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रोसेस में क्या होता है, ये पेड़ पौधे द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन अपने विभिन्न भिन्न रूपों में होती है, जैसे अमोनिया, अमोनियम या नाइट्रेट या नाइट्राइट। इसमें क्या था कि पादपे हैं वो मुख्य रूप से मिट्टी से उसके ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद जब पेड़ पौधे आते हैं तो पेड़ पौधों से फिर जीव जंतु उसको यूज करते हैं, वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होती है अमोनीकरण। देखो अमोनीकरण क्या होता है कि अभी तो हमने देखा कि जो नाइट्रेट है या नाइट्राइट है ये मुख्य रूप से इसको कन्वर्ट किया किसके द्वारा, नाइट्रीकरण के फैक्टरों के द्वारा, ठीक है ना। बाद में एक कारक होते हैं कि ये जैसे नाइट्राइट होती है, जैसे आप अमोनिया, आपने नाइट्राइट देखोगे NO2 या NO3 दिख रही थी, ये नाइट्रेट नाइट्राइट। इसको क्या होता है कि जीव जंतु अवशिष्ट या स्वयं जीव जंतु कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक से युक्त होते हैं। जो जीव जंतु छोटे छोटे जो आपका है ना, वो क्या होते हैं, स्वयं कार्बनिक वो उनसे युक्त होते हैं, जैसे उसमें। और जब ये मिट्टी में मिलते हैं तो कुछ फंगस या बैक्टीरिया पुनः इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया या अमोनियम में। तो पुनः अमोनियम में जो अमोनिया या अमोनियम में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको ही अमोनीकरण बोलते हैं। इसके बाद अगला चरण आता है विनाइट्रीकरण का। विनाइट्रीकरण क्या होती है, इसमें जो नाइट्रोजन नाइट्रेट या NO3 या नाइट्राइट जो NO2 होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वाला जो कण होता है वो तोड़ देते हैं कुछ कारक और पुनः उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। तो पुनः वो क्या होती है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस यानी कि नाइट्राइट या नाइट्रेट जो होते हैं इनका पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। अब इसको इस चक्र के माध्यम से समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो इस चक्र में देखो, सबसे पहले आपको देखेगी ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जिसको आपको पता है ये कठोर ट्रिपल बॉन्डम होती है, तो इसको डायरेक्ट पेड़ पौधे जीव जंतु इसको यूज नहीं कर पाते। तो फिर क्या होते हैं कि इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। किसमें, अमोनिया एवं अमोनियम में। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 और अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4। तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगी और इसके करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है ना। और ये आपको होता है ज़मीन के अंतर्गत ये मिल जाती है, किसके अंतर्गत, ज़मीन के अंतर्गत चली गई है ना, मृदा में मिल गई। अब मृदा में क्या होते हैं कि मृदा के अंतर्गत मैंने बताया था कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं की जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमनास। ये क्या करता है, अमोनिया और अमोनियम को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रीकरण की विधि से माध्यम से। किसकी विधि से माध्यम से, और नाइट्रीकरण की विधि के माध्यम से। नाइट्रीकरण की विधि के माध्यम से ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ध्यान रखना, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीकरण बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एक उदाहरण है नाइट्रोसोमनास का। और फिर इसके बाद आपको पता है पेड़ पौधे इसका यूज करते हैं, है ना। और पेड़ पौधे यूज करके इससे क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन ये हो गया एक तरह से, एक तो ये। इसके बाद आपने इसमें देखा होगा ये हो गया नाइट्राइट और इसमें कुछ कारक ऐसे होते हैं इसमें। अब यहाँ क्या बन गई आपको पता है, ये हो गई NO2 और ये NO3, ठीक है ना। इसके बाद कुछ अमोनीकरण कारक होते हैं। वो कारक क्या होते हैं, इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दोबारा इसको अमोनिया या अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं अमोनीकरण की प्रोसेस। तो देखो अभी अगर सर्किल के हिसाब से, चक्र के हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन है, इस आधार पर वायुमंडल से जो नाइट्रोजन आ रही है वो केवल और केवल इसी स्थलमंडल या जो जमीन स्थलमंडल के अंतर्गत ही रह रही है। तो इस तरीके से तो वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म, नाइट्रोजन खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है कि अगर मान लें प्रोसेस यहीं तक होती, जैसे एक मिनट इसको समझ, तो हम इसमें जो नाइट्रोजन चक्र को देख रहे थे, तो इसमें नाइट्रोजन चक्र की पूरी प्रोसेस आपको देख रही होगी कि वायुमंडल जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो मुख्य रूप से ट्रिपल बॉन्ड में होती है और उसका डायरेक्ट पेड़ पौधे हैं वो मुख्य रूप से क्या करने का उसको यूज नहीं कर पाते। इसके लिए कुछ कारक होते हैं, जिसमें एक कारक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोसेस होती है पहली बात तो, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोसेस के माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया और अमोनियम में, ठीक है ना। और ये फिर ज़मीन के माध्यम से इसमें ज़मीन में आ जाती है, मृदा में मिल जाती है। तो इस नाइट्रोजन प्रस्तुतीकरण की प्रोसेस में जो कारक शामिल होता है वो बैक्टीरिया होते हैं और उसको बोलते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान। अब ये जब मृदा में मिल गई है
मृदा में अमोनिया और अमोनिया में मिल गई। इसके बाद आपको पता है कि पेड़ पौधे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके बाद इसमें नाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है, और नाइट्रीकरण की प्रोसेस करते हैं नाइट्रीकरण बैक्टीरिया, जिसमें एक एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसोमोनास का। और ये क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से इस NH3 को या NH4 को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट में। किसमें? अमोनिया या अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट में, और फिर इसी को पेड़ पौधे यूज करते हैं। यूज करने के बाद भोजन बनाते हैं, और उसके बाद उसमें पेड़ पौधे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव कीट हैं, वो भी उसको प्रोटीन की तरह यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये चक्र हो गए यहाँ तक। अब ये पेड़ पौधे हो गए, लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु जो इनको यूज कर रहे हैं वो भी एक तरह से मर जाते हैं एक टाइम के बाद, तो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिले हुए इन अवशिष्ट प्रोटीन को बाद में क्या करते हैं कि अमोनीकरण के जो कारक होते हैं इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात इस नियम के हिसाब से तो वायुमंडल से आने वाला नाइट्रोजन कभी वायुमंडल में जाता ही नहीं, और वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी पड़ जाती, क्योंकि यहाँ से आया, यहाँ यूज किया, फिर यूँ यूज करके वापस यहाँ आ गया, ये वायुमंडल में वापस गया ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन कारक होता है, तो इसमें कुछ कारक जो अवायवीय स्थिति में रहते हैं वो नाइट्राइट या नाइट्रेट को विखंडित कर देते हैं इसमें से ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन को विखंडित करके वो अपने पास रख लेते हैं, और बाद में ऑक्सीजन को जैसे विखंडित कर देंगे तो बची क्या? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल चली जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विनाइट्रीकरण, यानी कि विनाइट्रीकरण वो प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत नाइट्रेट पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट में से ऑक्सीजन जो 12 कारक होता है उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया जाता है अवायवीय कारकों के द्वारा। उन कारकों को बोलते हैं विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन चक्र है, यहाँ से सवाल आने की बहुत ज़्यादा एक तरह से संभावना रहती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसकी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है, क्योंकि ध्यान रखना, आपको पता है कि पानी में जो मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है, जैसे घरेलू कचरा बह गया, अपशिष्ट बह गए, या मृत शरीर है उसका कुछ अपशिष्ट बह करके पानी में मिल जाता है, और वो पानी मिल जाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब पानी में मिले विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो उनको क्या करते हैं? अपघटित करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? अपघटित करना पड़ता है, और अपघटन के लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनके लिए जो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अपघटन के लिए, तो क्या होता है कि अब जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उसी आधार पर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जो एक निश्चित टाइम में जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों को जो डिजोल्व करनी पड़ेगी, उनको अपघटित करने के लिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसी ज़रूरत को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि दोबारा अगर देखें हम इसको, तो देखो पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसी कारण पानी में ऑक्सीजन घुलित अवस्था में पाया जाता है, और घुलित अवस्था के इसी ऑक्सीजन को बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। जब पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो मैंने बताया था कि उसका अपघटन करने के लिए, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 लीटर कार्बनिक पदार्थों 1 लीटर पानी में जो अपशिष्ट पाए जाते हैं उनको अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसी ऑक्सीजन की ज़रूरत को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसमें। तो अब ध्यान रखना कि भाई अगर किसी जल में जितना ज़्यादा अपशिष्ट होंगे या जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, इसका मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ है वो उतना ही ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा उसमें कार्बनिक पदार्थ, मान लें कार्बनिक पदार्थ उसमें ज़्यादा है तो उसको अपघटित करना है ज़्यादा पदार्थों को, तो अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसमें BOD की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा, पानी में जीवाणुओं की संख्या, पानी में जो जीवाणु हैं वो फिर ज़्यादा हो जाएंगे उसको अपघटन करने के लिए, और फिर उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर BOD बढ़ जाएगी। अर्थात अगर बोलें तो पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, अर्थात BOD की मात्रा ज़्यादा होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं केमिकल ऑक्सीजन COD। देखो अभी तक हमने देखा जो BOD को देखा वो केवल जैविक कारकों के अपघटन के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जल के अंदर तो जैविक और अजैविक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं।
तो कार्बनिक पदार्थों के लिए तो हमने देख लिया BOD, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थों के होते हैं तो उनका उपयोग करने के लिए रासायनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ हैं वो उनका अपघटन करते हैं, और रासायनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया को क्या पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसलिए उस ज़रूरत को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि कुल मिला के है कि जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसके लिए, केमिकल के डिजोल्व करने के लिए, किसको, बैक्टीरिया को, तो उसे बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसकी ज़रूरत थोड़ी तो BOD की तुलना में CO2 की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को विघटन करने के लिए उसको अकार्बनिक पदार्थों को विघटन करने के लिए उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना। इसके बाद आपने परावैंगनिक किरणें सुनी होगी, जो आपको पता है सूर्य से आती है परावैंगनिक किरणें लघु तरंगों के रूप में। तो इसमें लघु तरंगों के रूप में सूर्य से आती है परावैंगनिक किरणें। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होती है परावैंगनिक किरणें A, एक होती है परावैंगनिक किरणें B, और एक होती है परावैंगनिक किरणें टाइप C। परावैंगनिक किरणें हैं और ये लाभदायक होती है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए ओजोन परत उनका सेक्शन भी नहीं, ओजोन परत में ये क्या रहता है, इनका अवशोषण नहीं होता, यथार्थ धरातल पर आ जाती है। इसके बाद होती है परावैंगनिक किरणें B। परावैंगनिक किरणें B हमारे लिए हानिकारक होती है, लेकिन ओजोन परत इनका अपूर्ण अवशोषण करती है, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में धरातल पृथ्वी पर आ जाती है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ त्वचा कैंसर का कारण भी बढ़ती है। दूसरी है परावैंगनिक किरणें C। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, और दूसरी बात ओजोन परत के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। अगर ये ओजोन परत इनको अवशोषित नहीं करती तो ध्यान रखना हमारे जीन को परिवर्तन करने में, हमारे जीव में बहुत बड़ा परिवर्तन ये कर देती, उत्परिवर्तन का भी कारण बन जाती। तो इसलिए इनका ओजोन परत के द्वारा इनका सेक्शन किया जाता, ओजोन परत इनका अवशोषण कर लेती है, इसलिए ओजोन परत का सेक्शन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमें विभिन्न प्रकार, अगर ओजोन छिद्र हो गया या ओजोन परत है वो पतली हो जाती है, तो उससे बड़ी मात्रा में हमें मुख्य रूप से नुकसान होगा, विशेषकर विभिन्न प्रकार के रोग, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु को भी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इसके बाद आता है, आपने क्लाइमेट चेंज सुना होगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये मत सोचना कभी कि गर्म ही हो रही है या सर्दी हो रही है। क्लाइमेट चेंज का अगर मतलब देखें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु में परिवर्तन, यानी कि जो जलवायु एक निश्चित टाइम पर पाई जाती थी अब उसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव का मतलब ये है कि जैसे आप देख सकते हो मानसून का टाइम जून जुलाई होता था और वो अगस्त सितंबर तक रहता था। अब ध्यान रखना असली बरसात तो सितंबर के बाद हो रही है, तो मानसून शिफ्ट हो गया। मानसून का मतलब देरी से आना, देरी से जाना, ये भी जलवायु परिवर्तन का एक कारक हो जाता है। या जलवायु परिवर्तन का एक कारक है वैश्विक तापमान वृद्धि। तो वैश्विक तापमान वृद्धि एक कारक है, ठीक है ना, क्योंकि वैश्विक तापमान का औसत रूप में वृद्धि हो रही है तो वो भी जलवायु परिवर्तन हो गया। या कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह ज़बरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है, जितनी ज़्यादा ठंड पहले वहाँ नहीं पड़ती थी, तो वो भी एक जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु की जो उसके पूरे एवरेज में जलवायु के कारक है, जैसे जलवायु, वर्षा, इसमें मुख्य रूप से धीरे धीरे टाइम के अनुरूप कुछ चेंजेज आ रहे हैं, वो जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में आ गए। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कई कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान निभा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस होती हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं वो मुख्य रूप से टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसलिए अब इसमें ध्यान रखना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सवाल आते हैं, तो उनको हम थोड़ा करंट में देखेंगे। सवाल आने का जो ट्रेंड है उसको वहाँ से पढ़ेंगे। अभी तो आपको थोड़ा सा एवरेज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके बाद होती है एसिड रेन। अगर आपने एसिड रेन सुनी होगी, जिन्हें बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, तो देखो अम्लीय वर्षा कैसे होती है। मान लें विभिन्न प्रकार के कारक जैसे पेट्रोलियम, डीजल, इनसे निकलने वाली सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसीय प्रकृति में होती है और ये वायुमंडल में चली जाती है। अब ये वायुमंडल में चली जाएंगी और वायुमंडल में जब बरसात होगी तो इनमें आकर के जल के साथ बह करके नीचे आ जाती है, अर्थात SO2 प्लस H2 ये दोनों मिल जाती है, और मिलने की वजह से क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है, और H2SO4 ही सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से वायु में जो घुलनशील विभिन्न प्रकार की गैस होती है जो वायु में होती है, वो जल के साथ मुख्य रूप से वर्षा का जो जल होता है उसके साथ धरातल पर आ जाती है, तो उससे मुख्य रूप से अम्ल का निर्माण, अम्ल होता है और अम्लीय वर्षा बोलते हैं उसी को। और ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं के लिए। तो इसमें देख सकते हो, जैसे इसमें H2O में SO2 मिल गया तो H2SO4 मिल गया, इसी प्रकार H2O में NO2 मिल गया तो H2HNO3 बन गया।
तो ये अम्ल है जो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, और यही बरसात होती है। यानी कि वर्षा में अम्ल मिलकर आ जाएंगे और अम्ल वर्षा के जल के साथ क्रिया कर लेती है, विभिन्न प्रकार की गैसें, तो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसके बाद कुछ शब्दावली और देखते हैं हम, जिनमें कीस्टोन प्रजाति मैंने बताई थी। कीस्टोन प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनकी संख्या कम होती है, ठीक है ना। इसके बाद होती है कुछ फंडामेंटल प्रजाति जो दूसरी प्रजातियों के लिए संरक्षण देती है, ठीक है ना, जैसे कोरल रीफ। अम्ब्रेला जो बहुत बड़ी रेंज में होती है, जिन पर अन्य प्रजातियाँ डिपेंड करती है। संकेतक मैंने बता दिया कि इन्वायरमेंटल में संकेत देती है कि वो इन्वायरमेंटल का सही है नहीं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया लाइकेन का, ठीक है ना। तो लाइकेन का मतलब होता है, तो लाइकेन है ये मुख्य रूप से जहाँ वहाँ नहीं पाई जाएंगी जहाँ SO2 गैस पाई जाएगी, तो अर्थात इस बात का संकेत है जहाँ लाइकेन पाई जाती है वहाँ SO2 गैस नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार गंगा डॉल्फिन है वो स्वच्छ जल में रहती है, तो वो भी इस बात का संकेत है वहाँ जल स्वच्छ होगा, तो उनको बोलते हैं हम संकेतक स्पेसीज। इसके बाद कुछ शब्द और बताते हैं, एक होता है इकोटोन और एक होता है एज इफेक्ट। देखो, इकोटोन मुख्य रूप से एक संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो दो इकोसिस्टमों के बीच होता है। जैसे मान लो एक इकोसिस्टम होगा स्थल क्षेत्र का इकोसिस्टम और एक हो गया जल क्षेत्र का इकोसिस्टम। जैसे आपने देखा होगा तटवर्ती क्षेत्रों पर, जहाँ समुद्री तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो इकोसिस्टम होता वो, तो ये हो गया स्थलीय जल मतलब स्थलीय पारितंत्र, और ये हो गया जलीय पारितंत्र। इन दोनों के बीच में जो दलदलीय भूमि होती है, वेटलैंड होती है, या वो वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन संक्रमण क्षेत्र होता है जो दो इकोसिस्टमों के बीच का होता है। अब ध्यान रखना, इस इकोसिस्टम में अगर देखा होगा जैसे, तो ये हो गया, ठीक है ना, बीच का। इसमें क्या है कि अगर जलीय है और इधर स्तरीय है, तो इसके अंदर का ध्यान रखना जलीय जीव भी पाए जाएंगे, स्थलीय जीव भी पाए जाएंगे, इसलिए इसकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। और ध्यान रखना, जब इसकी जैव विविधता इन इकोसिस्टमों से ज़्यादा हो जाएगी, उसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। यानी कि इनकी जैव विविधता है जो समीप के, अगर इकोटोन की जैव विविधता समीपवर्ती इकोसिस्टम से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे बोलते हैं हम एक एज इफेक्ट। तो दो शब्द आपके समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद बायोम का मैंने बता दिया, बायोम की टर्मोलॉजी, ठीक है ना, और उत्पादक बता दिया, और उपभोक्ता बता दिया, अपघटनकर्ता बता दिया, ठीक है ना, और सफाईकर्ता के रूप में आपको पता है गिद्ध होते हैं, अपघटक होते हैं वो। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है बायो ऑगमेंटेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। दो शब्द आपको बता देता हूँ। बायो एक्यूमुलेशन होता है, सॉरी, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन यानी एक जीव में संग्रहित जिसका अपघटन ना हो सके। ध्यान रखना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे मुख्य रूप से जैसे पारा हुआ या DDT ये होते हैं जो कीटनाशक होते हैं ये, तो ये क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नष्ट नहीं होते, है ना। तो मान लें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर वो एक उपभोक्ता है, मतलब एक उत्पादक है, वो उत्पादक में है, तो उत्पादक से जो उपभोक्ता खाएगा तो उसमें चला जाएगा, उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा तो उसमें चला जाएगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो वो अब उनको क्या करता है, वो अपघटित जो जीव होते हैं, अपघटित जीव उनको अपघटित नहीं कर पाते। तो जो एक जीव में अगर हर लेवल पर जैसे मतलब हर पोषक स्तर, ये प्राथमिक पोषक स्तर होगा उत्पादक, उपभोक्ता हो गया द्वितीय पोषक स्तर, और उत्पादक हो गया जो मांसाहारी है हो गया तृतीयक पोषक स्तर। तो इसमें यह है कि बायो एक्यूमुलेशन में हर पोषक स्तर पर जो इस प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जम जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम बायो एक्यूमुलेशन। और ये मतलब इसमें जैसे मान लें प्राथमिक स्तर पर अपने पास है, अब प्राथमिक स्तर को अगर द्वितीय स्तर खाएगा तो इसके पास अपने पास जो हर पोषक स्तर पर अगर वो स्टोर हो जाएंगे तो वो होंगे नॉन बायो, वो होंगे क्या बायो एक्यूमुलेशन। और एक होता है बायो ऑगमेंटेशन, उसमें क्या होता है कि अंतिम पोषक स्तर पर जिनका जमा हो जाता है। देखो जैसे पेड़ में था, पेड़ से अगर मान लो बकरी ने खाया, घास में था, घास से बकरी ने खाया, बकरी को खाया शेर ने, तो घास, अब शेर में क्या है घास का जो जमा है और बकरी का भी जमा है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो तत्व है। तो इस आधार पर शेर में मुख्य रूप से उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो अंतिम जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर, अंतिम जो उपभोक्ता है उसके वहाँ पर जब जमा हो जाएंगे ये पदार्थ तो उन्हीं को बोलेंगे बायो ऑगमेंटेशन। ये अलग अलग नाम है इनका, सॉरी बायो मैग्निफिकेशन। थोड़ा कन्फ्यूज मत होना इसमें, मतलब दोबारा बता दो, एक होता है बायो ये एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। ये अंतिम पोषक स्तर पर होता है और ये प्रत्येक पोषक स्तर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का जमा होता है, उसको बोलते हैं।
इसके बाद कुछ गैस हैं जिनके सवाल डायरेक्ट आते हैं, पूछते हैं कई बार यूपीएससी। तो एक गैस सुनी होगी आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं जिसको। अब हम गैस है, कुछ महत्वपूर्ण गैस है जो पर्यावरण प्रदूषक के रूप में भी काम होती है या वायु प्रदूषक के रूप में काम करती है। लेकिन इसमें हम यहाँ थोड़ा सा इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे क्योंकि इनसे सवाल डायरेक्ट खुद गैसों से भी आ जाते हैं, इनकी विशेषताओं को लेकर के, इनके स्रोतों को लेकर के। तो एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ होता है रंगीन गंधीन होती है और जीवाश्म ईंधन है वो अपूर्ण दोहन से, अगर वो जल जाए तो नहीं निकलेगी, लेकिन अपूर्ण दोहन से निकलती है, परिवहनों से भी निकलती है क्योंकि पूरी तरह उसका दोहन नहीं कर पाते। इसका प्रभाव क्या है कि मानव में ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रभावित करती है, इसलिए हमें श्वास लेने में श्वास लेने की क्रिया है उसमें दिक्कत आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ होता है, ये भी जीवाश्म ईंधनों से निकलती है या जो कोयले के नेशनल थर्मल पावर प्लांट होते हैं या परिवहन होते हैं वहाँ से निकलती है। और इसका मैंने बता दिया ग्रीन हाउस गैस के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है और ग्रीन हाउस गैस को के रूप में काम करती है। इससे क्या है कि जो हमारा ग्लोबल जो वार्मिंग वाली चीज़ है वो इसमें बढ़ जाती है। मीथेन की मैं बात करूं तो मीथेन आपको पता है इसका स्रोत देखूं, ये मुख्य रूप से जो लैंडफिल होते हैं वहाँ से आती है, वेटलैंड से आती है, माइनिंग से आती है, धान की खेती से आती है। और ऐसे बोलते हैं कि पशु होते हैं वो जो मुख्य रूप से और जो पशु जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस ऑक्सीजन के बाद मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस होती है। इसका प्रभाव भी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा रोल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपको बताया ये उद्योगों से निकलती है, परिवहन से निकलती है, या द्रव ईंधन होते हैं उनसे निकलती है। और मैंने बताया था कि अम्लीय वर्षा है उसके जिम्मेदार होती है जो अभी हमने पढ़ा था, और साथ ही ओजोन परत के क्षरण में ये भी जिम्मेदार होती है। इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से स्रोत तो ये उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, कोयला का जहाँ यूज किया जाता है वहाँ से ये निकलती है। और प्रभाव इसका मैंने बताया था अम्लीय वर्षा के रूप में, जब ये जल के साथ मिलकर के आ जाता है नीचे तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुख्य रूप से जो एरोसेल होते हैं या रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जो ठंडी चीज़ होती है वहाँ से निकलती है, जो कोल्ड स्टोरेज होती है वहाँ से CFC निकलती है। और CFC क्या होती है, ये ओजोन परत के लिए, ओजोन परत है उसकी क्षरण में जिम्मेदार होती है। देखो ओजोन परत का क्षरण क्यों जिम्मेदार होती है दोनों, ये आपने देखा होगा NO2 और ये CFC, ये क्या करती है कि ओजोन परत बनती है O+O+ और 3 तत्व मिल जाते हैं ऑक्सीजन के, जो O3 बन जाती है ओजोन परत। ये क्या ऐसी इसकी प्रोसेस नेचुरली होती है कि दिन के टाइम पर बनते हैं, रात में थोड़े थोड़े टूटने लग जाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन ये CFC जाकर के क्या होती है कि इसकी O कारक को अपने पास खींच लेती है, इसलिए इसको O3 कारक जब नहीं हो पाते हैं तो ओजोन नहीं बन पाती, और इसी से ओजोन लेयर है उसका परत है वो पतली होती जा रही है और इसी को ओजोन छिद्र बोलते हैं। इसलिए ये CFC है ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। सीसा है, आपको बताया जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जितने भी इलेक्ट्रिकल जो उपकरण हैं वहाँ से निकलते हैं, उद्योगों से निकलते हैं, और ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, पाचन तंत्र उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सीसा। इसके बाद एरोसोल, आपने देखा होगा ये बहुत ही छोटे छोटे महीन कण होते हैं जो 1 माइक्रोम से लेकर के 10 माइक्रोम तक होते हैं। अगर इनकी देखोगे तो कहाँ से निकलते हैं, जितने भी हमारे कोयला की फैक्ट्री होती है या विद्युत ताप घर होते हैं जहाँ पर कोयला से विद्युत बनती है, वहाँ से छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद आपने देखोगे एरोसोल निकलते हैं। ये एरोसोल हैं, ये मुख्य रूप से इनका प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो पाता और ये ठोस और द्रव में जम जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जब जम जाते हैं तो एरोसोल सूर्य से आने वाले जो तापमान है उसको अपने पास अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात इसकी ये 2 तरह से काम करता है। एरोसोल अगर पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है तो कई बार ये एल्बिडो के रूप में काम करते हैं। एल्बिडो मतलब सूर्य के ताप से आने वाली विभिन्न प्रकार की जो तरंगें जो सूर्य को जो पृथ्वी को आकर गर्म करेंगी उनको पहले से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब रिफ्लेक्ट कर देंगे तो पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी, तो पृथ्वी के तापमान की कमी पड़ जाएगी। इसलिए एरोसोल है वो कूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। एरोसोल किसके लिए जिम्मेदार होता है, कूलिंग के लिए जिम्मेदार करता है, यानी कि पृथ्वी को तापमान को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कम कर देता है ये तापमान को एरोसोल। इसके बाद प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में, और इसका इसे ऐसे लोग ध्यान रखना धरातलीय ओजोन परत भी बोलते हैं, धरातलीय ओजोन गैस। एक ओजोन गैस होती है ओजोन परत के पास जो समताप मंडल में पाई जाती है, वो हमारे लिए लाभदायक होती है। लेकिन जो धरातलीय जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है इसे धरातलीय ओजोन गैस बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक होती है।
ठीक है ना। इसमें क्या फॉग और स्मोक ये कुछ तत्व में मिल जाते हैं, क्रिया करते हैं, फिर प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण करते हैं। ये श्वसन तंत्र और याद के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। और साथ ही आपको पता है कि इसमें जो कोहरा जम जाता है इसलिए दिखाई नहीं देता, तो ये जो यातायात है उसके लिए भी एक समस्या खड़ी कर देती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के सम्मेलन बने थे। एक सम्मेलन 1972 में पहले हुआ था, इसके 20 वर्ष बाद पर्यावरण और विकास को लेकर के पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसमें कौन कौन सी बातें हुई ये ध्यान रखना। उसमें रियो घोषणा पत्र हुआ था, ये आपको एक ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के एजेंडा 21 हुआ। ये कहाँ हो रहा है, पहली बार जो सम्मेलन हुआ रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, 1992 में ब्राज़ील के अंतर्गत हुआ था, जहाँ पहली बार पर्यावरण के साथ साथ मानव विकास को भी देखा गया और बोला गया कि पर्यावरण और विकास दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, और यहीं से सतत विकास की जो अवधारणा है उसको स्वीकार किया गया। इसमें रियो घोषणा की जिसमें बोला गया कि विकास और पर्यावरण को किस तरीके से एक साथ ले जाना है। इसके बाद सतत विकास करने के लिए 21 कार्यक्रम बताए, उसे बोला गया एजेंडा 21। जलवायु परिवर्तन की समस्या से दूर होने के लिए एक कन्वेंशन का गठन किया जिसे बोला गया UNFCCC। फिर इसके अलावा बढ़ते मरुस्थलीकरण का मतलब भूमि की उपजाऊता घटती जा रही है और भूमि जो बंजर भूमि उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, उसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण का बढ़ना। और इससे क्या है कि बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण भी आपको पता है हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। वो कृषि के लिए, चाहे हमारे आजीविका के लिए या हमारे जलवायु परिवर्तन में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उसको संरक्षित करने के लिए इसमें एक कन्वेंशन का गठन और किया गया था जिसे बोला गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ डेजर्ट, मतलब उसको कम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ध्यान रखना UNCBD जो मरुस्थलीकरण के लिए थी, ये कन्वेंशन एक बाध्यकारी कन्वेंशन थी, ठीक है, जबकि UNFCCC के अंतर्गत बाध्यकारी कन्वेंशन नहीं है। और UNF जो एक होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें एक बायोडाइवर्सिटी पे भी कन्वेंशन होती। ये 3 कन्वेंशनों का शुरुआत है वो रियो सम्मेलन से हुई थी। इसके बाद जो UNFCCC इसमें हुई थी वो जलवायु परिवर्तन पर निरंतर काम करे अब तक। उसके अब तक 26 सम्मेलन हो चुके हैं और इसके सम्मेलन को कॉप बोलते हैं। और कॉप का मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो इसमें जो समस्त जो इसके भागीदार देश होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। UNFCCC के अंतर्गत 197 देश भागीदार हैं और 1992 में बना और 1994 से इसने काम करना चालू कर दिया। इसके मुख्य काम यह है कि समस्या के अस्तित्व पहचानेंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन समस्या का जिम्मेदार कौन है, मानव है, प्राकृतिक कारण है। और उसके बाद ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए ये मुख्य रूप से अपने लक्ष्य समय समय पर डिसाइड करेगी। इसने विकसित देशों के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ध्यान रखना जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रही है, अब तक बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल रहा है वो विकसित देशों का है। और साथ ही इसने ये काम करती है कि डेवलपिंग कंट्री है जिनको नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, और वो भी चूँकि अब औद्योगिकरण कर रहे हैं तो वो इस प्रकार का औद्योगिकरण करें कि उससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जन हो। इसलिए कुछ तकनीकी और फाइनेंशियल ज़रूरत है उनको दी जानी चाहिए। इसकी व्यवस्था भी UNFCCC के अंतर्गत ली जाती है। समय समय पर बहुत कन्वेंशन हुए इसके, अब तक 26 कन्वेंशन हो गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है 1-2 ही है, उनको हम देखेंगे, और एक करंट इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। इसके अलावा सचिवालय इसके अंतर्गत बनाया गया है जो इसके पूरे प्रक्रिया को देखता है और वो एक रिपोर्ट जारी करता है, मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये ध्यान रखना। एक बार UPSC में सवाल आया था कि कौन जारी करता है इसको, तो सचिवालय है किसका, UNFCCC का जारी करता है। यानी कि अगर आपको चेंज करना होगा ताकि आपको जो जलवायु है उसके प्रति न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल यानी कि आप जो विकास का पैमाना इस प्रकार से अपनाओ कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ना करे ज़्यादा, ठीक है ना। और इसका समय पहला जो COP 3 हुआ था, तीसरा COP 3 यानी कि COP 1, 2, 3, तो 1994 में काम किया। पहला 1994 हुआ, 95-96 हुए होंगे। COP 3 हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो में हुआ था जापान के अंतर्गत, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया COP 3 को। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो बाध्यकारी एग्रीमेंट था, ध्यान रखना। ये एग्रीमेंट इसमें ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, UNFCCC बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसी UNFCCC की तीसरी बैठक के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जो बाध्यकारी था, ठीक है ना। और इसको जब COP 7 हुआ था बाद में, COP 3 में जब बना, COP 7 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया क्योटो प्रोटोकॉल को। और किसके अंतर्गत, जो मराकेश एग्रीमेंट हुआ था COP 7 के अंतर्गत। COP 7 मराकेश में हुई थी, इसलिए वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था
उसमें इसको स्वीकार कर लेगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ। इसलिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें CBDR कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार किया गया। कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि देखो विकसित और विकासशील अल्पविकसित देश, तो विकसित देशों की जिम्मेदारी अलग होंगी, विकासशील एवं अल्पविकसित देशों की अलग होंगी। तो विकसित देश है वो चूँकि उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया है इसलिए वो उनकी उत्तरदायित्व ज़्यादा सौंपे जाएंगे, ठीक है। वो उनको उत्तरदायित्व ज़्यादा सौंपे जाएंगे कि वो कार्बन का एमिशन करें, मतलब कार्बन एमिशन को कम करें या विकासशील अल्पविकसित देशों की सहायता करें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं CBDR। इसकी दो प्रतिबद्धता थी कि एक तो ये थी कि 2008 से 12 तक ये अपना काम कर देगी और दूसरी 2012 से 13 से लेकर 2020 तक इसने मुख्य रूप से अपना टारगेट रखा था कि 2020 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ करता था उसके 5.2% तक लाना है, ठीक है। और इसके क्रियान्वयन में एक चीज़ थी कि क्योटो प्रोटोकॉल जब इम्प्लीमेंट होगा जब इसमें 55 देशों के हस्ताक्षर हो जो कम से कम टोटल ग्रीन हाउस गैस का 55% एमिशन करने में उनका रोल हो। जब तक 55 देश हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगी, ठीक है ना। और इसमें इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत काफ़ी टाइम बाद आपको पता है कि देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, इसलिए इसको 2007-8 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। बहुत दिनों बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, हुई तो 1997 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका 2008 में जाकर के, ठीक है ना। इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों की श्रेणियाँ 3 बांटी गई, अनेक्सर फर्स्ट, अनेक्सर सेकंड और अनेक्सर थर्ड। अनेक्सर फर्स्ट में डेवलप्ड जो देश है, मतलब ये इसमें अनेक्सर फर्स्ट में OECD के देश या जो तीव्र गति से जो विकासशील देश हैं उनको रखा गया, ठीक है ना। अनेक्सर सेकंड में जो OECD के कंट्री है और साथ ही जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, विकसित है, उनको रखा गया अनेक्सर 2 में। और डेवलपिंग कंट्री है जो अन्य डेवलपिंग कंट्री उनको रखा गया अनेक्सर 3 में। तो ये अनेक्सर एक बार देख लेना कौन कौन सी है, आप उनको जरूर देख लेना एक बार कि कौन कौन से अनेक्सर में किस किस को रखा गया है। इसके अलावा उत्सर्जन की कमी के 2 तरीके थे कि एक तो उत्सर्जन कटौती की जाए, मतलब हर देश है जो कार्बन का एमिशन कर रहा है उसको कम करें, ये उनके लिए एक बाध्यकारी एग्रीमेंट था कि हर देश की जिम्मेदारी होगी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वो एमिशन को कम करें। और दूसरा था इसका तरीका लचीला बाजार। लचीला बाजार का मतलब है कि अगर कोई सक्षम देश है वो ज़्यादा एमिशन का कम करने में सक्षम है तो वो क्या करेगा, उसको जो टारगेट मिला है उस टारगेट, मान लें किसी को टारगेट मिला है 100 MT मतलब कार्बन एमिशन मिला है कि वो इतना एमिशन कर सकता है, लेकिन उसने किया है 80, तो 20 उसके पास क्रेडिट बढ़ जाएगा, कार्बन क्रेडिट बोलेंगे उसको। तो उसका वो बेच भी, उसका व्यापार भी इसके अंतर्गत कर सकता है, दूसरे देश को बेच सकता है। इससे क्या है कि हर कोई देश अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कार्बन का एमिशन कम से कम करेगा ताकि जो कार्बन क्रेडिट उसके पास बचेगा उसको बेच सकता है। 2 तरीके से इसमें एक काम करने की बात सोची गई थी, जिसमें एक तो ये था, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, CMD और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 चीज़ समझनी है आपको, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्कोप में कुछ ज़्यादा है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के अंतर्गत मैंने बताया था कि अनेक्सर 1 वाले जो देश हैं जो OECD के अंतर्गत है और थोड़ा सा ट्रांजिशन डेवलपिंग फेज में है, काफ़ी मतलब वो डेवलपिंग से डेवलप की ओर आने वाले हैं, उन देशों को इसमें रखा गया था। इसमें यह था वो क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस के क्रेडिट है उसको क्या कर सकते हैं, आपस में बेच सकते हैं। जैसे A देश है और B देश है, इसको मिला, इसको बोला गया भाई आपको इतनी, आपका 10 मिलियन, आपको 10 मिलियन टन या जो भी कार्बन का जो वो है मात्रक उतना आपको कम करना है। इसने कम कर दिया 8, मतलब इसने क्या करे 12 कम कर दिया, तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट बच गए, तो ये इनको क्या कर सकता है, दूसरे देश को बेच सकता है, ठीक है ना। और CDM जिसे बोलते हैं इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें डेवलप्ड देश है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो डेवलपिंग देशों की कार्बन एमिशन में क्या करेंगे, कम करने में हेल्प करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा इसको ध्यान से, जैसे मान लें एक डेवलप जैसे USA है और एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कन्या या भारत या श्रीलंका कोई सा है। अब देखो ये तो अपना डेवलप करेंगे तो इनका तो कार्बन एमिशन होगा ही होगा, क्योंकि अभी इनको औद्योगिकरण करना है, इनका कार्बन एमिशन हुआ। और USA है वो, उसको टारगेट दिया गया है कि भाई आपको कार्बन का इतना कम एमिशन करना है, तो वो या तो अपने यहाँ कर सकता है या मुख्य रूप से इस देश में आकर के डेवलपिंग देशों को कुछ फाइनेंशियल सहायता दे करके या कुछ कार्बन क्रेडिट लेकर के, कार्बन क्रेडिट मतलब है इसने 2 कार्बन क्रेडिट इसको मिल गए, तो वो क्या कर सकता है, इस देश को
बेच सकता है कि भाई भारत को टारगेट दिया गया कि तुझे इतने दिन तक एमिशन करना है, लेकिन भारत ने ज़्यादा एमिशन कर दिया, और अमेरिका को दिया गया कि हम इतना एमिशन कर सकते हैं, उसने कम एमिशन किया, तो अमेरिका के पास कार्बन क्रेडिट बच गए। वो क्या कर सकता है, उसको भारत को दे सकता है, और इससे यानी टोटल कुल मिला करके उसने एमिशन तो कम किया। तो वो था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसमें जिम्मेदारी डेवलप देशों की थी और वो डेवलपिंग देशों को उसको सौंपते थे। इसके बाद आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें 2 डेवलप्ड देश है किसी डेवलपिंग कंट्री में जाकर के ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें आई थी COP3 के अंतर्गत। तो ये COP3 का चीज़ें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आते हैं। बाकी बहुत कॉपें होती हैं, उनके सवाल ज़्यादा नहीं आते। जैसे COP जो बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में, इसमें बाली एक्शन प्लान को अपनाया गया था, है ना, जो इंडोनेशिया में हुई थी ये। और इसी के अंतर्गत एक अडॉप्शन फंड, 2 शब्द और सुनना है आपको, एक होता है मिटिगेशन और एक होता है अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन इतना अधिक हो गया है कि अब उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वही बात है, हमको कुछ ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए कि बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम झेल लें, या हमें ऐसी फसलों का उत्पादन करना चाहिए जो अधिक तापमान को भी झेल सके। उस तकनीक को, उस तरीके को बोलते हैं अडॉप्शन। मिटिगेशन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारणों को कम करो, जैसे जलवायु परिवर्तन कम हो, तो मिटिगेशन उसको बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत एक अडॉप्शन फंड बनाया गया था। अडॉप्शन फंड की बात हुई थी ताकि जो देश इससे ज़्यादा प्रभावित हैं उनको वो उस जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए उनको तकनीकी सहायता प्रोवाइड करवाई जाए, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। उसके लिए ये फंड की शुरुआत बात हुई थी कि इसमें बाली कन्वेंशन के अंतर्गत। इसके बाद कोपेनहेगन में हुआ था, उसके अंतर्गत कोपेनहेगन अकॉर्ड को स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। और इस कोपेनहेगन अकॉर्ड एक गैर बाध्यकारी अकॉर्ड था। ये अकॉर्ड USA और फिर USA के साथ साथ USA और ब्राज़ील, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका हो गए, और इंडिया और चाइना, इन 5-6 देश थे, इनके बीच में हुआ था। यानी कि कौन सा, कोपेनहेगन। और इसमें फंड देने की प्रतिबद्धता की विकसित देशों ने, यानी अमेरिका ने इन देशों को फंड देने की बात बोली कि हम आपको फंड देंगे, ठीक है ना, ताकि आप ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकें। और इसके बाद कोपेनहेगन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हुई थी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कई बार पूछा जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड की सबसे पहले बात हुई थी तो कोपेनहेगन में हुई थी। और इसमें यह था कि ऐसा फंड बनाए जाएंगे ताकि ग्रीन एनर्जी को डेवलप कर सके, उसके लिए फंड था। इसके बाद कानकून में इस ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्वीकार कर लिया गया। बस इसमें इतना सा थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान रखना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको स्थापित कर दिया गया। इसमें ये था, एक तो फास्ट स्टार्ट फाइनेंस थी और एक थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फास्ट स्टार्ट फाइनेंस का मतलब है जो बिल्कुल गरीब देश हैं उनको तुरंत ज़रूरत है फंड की, तो उनको तुरंत फंड दे दी जाएगा। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब है उनके लिए लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाली कन्वेंशन में पहली बार अडॉप्शन फंड की बात हो रही थी, उसको स्वीकार किया गया था कानकून सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर डरबन हुआ था। डरबन में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को लेकर के ज़्यादा ये फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर से होने वाली जो कार्बन क्लाइमेट चेंज है, आपको पता है एग्रीकल्चर से कई जैसे मीथेन गैस निकलती है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए डरबन एग्रीमेंट पे फोकस किया गया था। और साथ ही डरबन सम्मेलन में ये बात बोली गई कि भाई अब तक जिम्मेदारी हमने कर ली, अब डेवलपिंग कंट्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल है जो हुआ था 1997 में, उसमें इन्होंने टारगेट किया था कि 2008 से लेकर के 2012 तक चलेगा, तो 12 की अवधि अब खत्म हो चुकी थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल को भी अमेंडमेंट किया गया था डरबन एग्रीमेंट के अंतर्गत। इसके बाद आता है बारसा में रेड प्लस। आपने 2 चीज़ सुनी होगी, एक होता है रेड REDD और एक होता है REDD+। इनको ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए। रेड में तो क्या है कि जो वनीकरण का नष्ट होने से उसको रोका जाए, जो वन है जो डिग्रेडेबल हो रहे हैं, वनों का नष्ट हो रहे हैं, उनको रोका जाए। रेड प्लस में क्या है, एक लेवल और बढ़ो, उनके नष्ट होने को तो रोको, साथ में नए वृक्षारोपण और नए वनीकरण भी करो। ये रेड प्लस की अवधारणा होती है जो बारसा पैक्ट के अंतर्गत स्वीकार की गई थी। इसके अलावा ये मैंने बताया था, ये रेड और रेड प्लस होगा, इसमें निर्वनीकरण को कम करते हैं, और इसमें रेड प्लस में क्या करते हैं, वनीकरण को बढ़ाते हैं, निर्वीकरण को कम करेंगे, साथ ही कार्बन सिंक बढ़ाएंगे। कार्बन सिंक जो कार्बन को ऑब्जर्व कर सके, और कार्बन सिंक के रूप में आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपको हर कन्वेंशन के अंतर्गत फेमस कन्वेंशन हुई थी वो है। बाकी COP21 बहुत फेमस है, उसको तो हम करंट में देखेंगे, और COP26 जो अभी हुई है उसको भी हम करंट में देखेंगे। इसके बाद होती है ग्लोबल
एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और ये एक ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट है जो विभिन्न प्रकार की जो कन्वेंशन होती है उनके लिए फंड प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसको किसने, कौन कौन इसके शामिल है इसमें, यूएनडीपी, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फंडिंग। ये किसको फंड करता है ये आपको ध्यान रखना है। जो यूएन, एक तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसके लिए फंड करता है, यूएनएफसीसी के लिए फंड करता है, यूएनसीसीडी के लिए फंड करता है, मीन माता कन्वेंशन जो पारे की कंट्रोल करने के लिए की जाती है उसके लिए कन्वेंशन करता है, ठीक है ना। और एक कन्वेंशन है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो मुख्य रूप से जो पार्टिकल ऑर्गेनिज्म, जो ये पार्शियल, जो छोटे छोटे जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पार्टिकुलर जो ये माइक्रो, जो समुद्री पॉल्यूशन में भूमिका निभाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करता है, जिसे बोलते हैं पीओपी पदार्थ। तो पीओपी पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशन है उसे बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। इन 4-5 कन्वेंशन के लिए पैसा देता है, और पैसा 2 तरीके से देता है, लीस्ट डेवलप कंट्रियों के लिए अलग देगा और स्पेशल क्लाइमेट चेंज के लिए फंड अलग देगा। इसके बाद लीमा कन्वेंशन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हुई, इसको तो आप रहने देना इतना ज़्यादा, ठीक है ना। अब आपको इसमें ज़्यादा ये चीज़ नहीं देखनी। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट की चीज़ें हैं, इसमें आपको पता है बहुत चीज़ें अपनाई गई थी, जैसे तनालोआ वार्ता है उसको अपनाया गया था। बिलो 50 इनिशिएटिव, बिलो 50 इनिशिएटिव क्या होती है देख लेते हैं। बिलो 50 इनिशिएटिव है और तनालोआ वार्ता है, इसको बॉन कन्वेंशन के अंतर्गत अपनाया गया था। तो ये जो कन्वेंशन है इसको करंट में देखेंगे, इसलिए इसको अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं आप, है ना। इनको यहाँ पर ज़्यादा एक बार देख लेना क्या क्या है, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आता है एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। इसको यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ है वो अल्प विकसित देश और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजिकल सहायता प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक स्वैच्छिक एग्रीमेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ा करके हम ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज उसको कम कर सकें। इसके बाद आया जलवायु और स्वच्छ गठबंधन। ये मुख्य रूप से जो छोटे अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक होते हैं, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में कम टाइम तक रहते हैं, उनका जीवन अवधि कम होती है, लेकिन वो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन, ये HFS, इनको क्या करेगा, इसके अंतर्गत कम किया जाएगा। और इस जलवायु एवं स्वच्छ गठबंधन को 2012 में स्वीडन, USA, घाना, कनाडा, UNEP तथा अन्य मैक्सिको देशों ने इसको अपनाया था। और इसके साथ साथ इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल थी। ये थोड़ा सा करंट में मिलेगा ये भी आपको। इसके बाद भारत द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए वो देखते हैं। तो इसमें भारत द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वो एक था, आपको पता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चलाया गया था। और इसी के साथ ही राज्यों ने भी अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था भारत का कि क्लाइमेट चेंज जो है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करके उसमें मिटिगेशन और अडॉप्शन तकनीकी पर फोकस करेंगे। और भारत निरंतर उस पर काम भी कर रहा है। क्या क्या काम किए वो करंट में आपको दिख जाएंगे। इसके बाद ये वन्यजीव संरक्षण एक्ट है भारत का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण एक्ट भारत ने, आपको पता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी उसके बाद अपनाया था, और इसको संशोधन भी किया गया था 2002 में वन्यजीव संरक्षण को। इसके एक्ट के अंतर्गत 6 श्रेणियाँ हमने रखी गई है, 6 अनुसूचियाँ हैं। उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 अनुसूची में जिन जिन जीवों को या जिन जिन वन्य जीवों को इसमें शामिल कर देते हैं उस पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है। उसके शिकार पर अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगते थे। तो संपूर्ण भारत में पूर्णतः और कठोर प्रतिबंध लगाए जाते थे अनुसूची 1 और 2 में शामिल जीवों के लिए। और इनमें उन जीवों को शामिल किया जाता था जिन पे थोड़ा खतरा रहता था, जिनको अस्तित्व पे खतरा है। इसके बाद शेड्यूल 4, 3rd और 4th में इसमें जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, परंतु उनको थोड़ा बहुत कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है कुछ चीज़ों के लिए, कि इनमें आप क्या सकते हो, इनको इन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो। रिसर्च अनुसंधान के लिए कोई पेड़ की प्रजाति का देखना है, कोई जीव का देखना है तो उसके लिए। शेड्यूल 5 में जो जीव शामिल है उनका शिकार करने की अनुमति थी। और शेड्यूल 6 के अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे आते थे जिनका मुख्य रूप से उपयोग आप कृषिगत उपायों के लिए कर सकते हैं, वाणिज्यिकरण उपयोग के लिए नहीं कर सकते थे। तो ये शेड्यूल 6 वाला यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा भी था, शेड्यूल 6 में क्या शामिल करते हैं। तो शेड्यूल 6 में करते हैं
इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जिनको कृषिगत यूज के लिए तो अनुमति है, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए उनकी अनुमति नहीं है, उनको शेड्यूल 6 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसमें इसको रहने देने क्या लिख रहा है इसको समझने की कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और इसके अलावा आपको बताएं इसमें कई चीज़ और भी है, जैसे और इसके बाद आपको बताया पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 आया था, जिसके अंदर केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण करने की जिम्मेदारी मिल गई थी। वो पर्यावरण संरक्षण का कोई उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी दे सकती थी। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ये था कि बिना सरकार की अनुमति से न्यायालय पर्यावरण के मामले में कोई संज्ञान नहीं ले सकता। ठीक है ना। ये शक्ति इस पर्यावरण संरक्षण एक्ट के अंतर्गत इसको मिली थी। और इसके अंतर्गत जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है या एग्रीकल्चर में मानवीय गतिविधि को रोकने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन लागू किए जाते हैं वो पर्यावरण संरक्षण एक्ट के अंतर्गत ही सरकार करती है। इसके बाद एक एक्ट आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जो परंपरागत जनजाति है उनको उनकी भूमि के लिए कुछ फॉरेस्ट अधिकार दे दिए, साथ ही उनको वहाँ की गौण उत्पाद का स्वामित्व और संग्रहण की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई। और इससे ये सोचा गया कि आप वहाँ के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वन है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका संरक्षण है वो करें। और इसके अंतर्गत ग्राम सभाएँ उनको ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। ठीक है ना। और इसके याचिका दर्ज कर सकती है वो ग्राम सभाएँ, और जिला स्तर पर शिकायतें भी कर सकती है। और इसमें न्यायालय बिना पंचायत उपखंड की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं ले सकता था इन मामलों में, फॉरेस्ट राइट के एक्ट के मामले में। तो ये चीज़ एक तो ये ऐसा नहीं है करंट में अपन को और मिलेंगी तो वहाँ भी एक बार हम देख सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना। और ये IUCN हमने देख लिया, IUCN इसको यहाँ से छोड़ दूँ। साइट्स को एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया था कि IUCN और WWF ने मिल करके एक कन्वेंशन बनाई जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ऑन फ्लोरा एंड स्पीसीज। उसको रोकना है। फ्लोरा और स्पीसीज, जो फ्लोरा का मतलब होता है विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, पादप प्रजाति, और फ्यूना का मतलब होता है विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जानवर की प्रजाति। अब देखो साइट के अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत ये था कि अगर कोई जीव की प्रजाति या वनस्पति की प्रजाति जो संकट होने के कगार पर है या जिस पे कोई खतरा है, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या उसके व्यापार को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है, ताकि उसके संरक्षण को बना रखे। इसके अंतर्गत 3 परिशिष्ट को शामिल किया गया था। 3 परिशिष्ट में परिशिष्ट फर्स्ट में उन जीवों को, उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी अस्तित्व पर खतरा है और इनके व्यापार को पूर्णतः रेगुलेट कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया जाता है परिशिष्ट फर्स्ट वालों की। इसके बाद आते हैं परिशिष्ट सेकंड। इसमें संकटग्रस्त तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उन्हें खतरा रहता है, इसलिए उनके व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लेकिन नियंत्रित करके रखा जाता है। एक सीमा तक वो व्यापार कर सकते हैं और पूरा व्यापार पर मॉनिटरिंग रखी जाएगी। इसके बाद आती है परिशिष्ट थर्ड। परिशिष्ट थर्ड के अंतर्गत अगर कोई स्पीसीज, चाहे वो फ्यूना हो या फ्लोरा, जो किसी देश विशेष में संकट की स्थिति में है, तो देश रिकमेंडेशन करता है कि भाई इसको वैश्विक लेवल पर भी संरक्षण मिलना चाहिए, तो वो परिशिष्ट 3 में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। ये काम मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक हमने देख लिया। बाकी इसमें जो चीज़ें दिख रही है जो आपके समझ में नहीं आएंगी शब्दावलियों में, जो मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आए, जो तो मैं थी मेन तो मैंने आपसे बोल दी। अगर आपको लगता है कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आएगी आपके, तो ध्यान रखना इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आई है मैंने वही छोड़ी जो हम करंट में भी उनको डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप इसमें से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ लेना एक बार, और उसके बाद करंट की जब PAT 365 हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ईजी चीज़ें लगेंगी। और इसी के साथ इसको यहीं ख़त्म करते हैं बेसिक को। बाकी अब हम करंट देखेंगे। तो ये बेसिक है, आप उसमें समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं और थैंक यू। जय हिंद।